You have to be really sure कि it meets the definition of an investment and it's not an ordinary business inc. Doesn't matter आपके ट्रेड लाइसेंस पे नहीं लिखा था Airbnb या आपके ट्रेड लाइसेंस पे नहीं लिखा था कि जी मैं डे ट्रेडर हूँ, बट इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, टैक्स अथॉरिटी विल से हमें टैक्स दे दो, बाकी तुम डील करते रहना म्यूनिसिपैलिटी से कि तुम्हारे लाइसेंस पे था कि नहीं था। अस्सलाम वालेकुम आमिर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बस एवन ज़बरदस्त। आपसे जो लास्ट हमारी 2 पॉडकास्ट अब तक हुई हैं, एक इंग्लिश में, एक उर्दू में, तो उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात की। किसी को अगर कनाडा से यूएई आना हो, यूएई से कनाडा जाना हो, क्रॉस बॉर्डर कहीं और जाना हो, मतलब वो क्या आप क्योंकि टैक्सेस में डील करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समवन स्पेशली रिज़ाइडिंग इन कनाडा, क्योंकि वहाँ का जो टैक्स सिस्टम है वो किसी को छोड़ता नहीं है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हर चीज़ पता होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस होने चाहिए सबके। लेकिन आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो आपके पोर्टफोलियो का है वो ये कि आपने क्योंकि पाकिस्तान में भी टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स में भी और वैसे भी टैक्सेस में काम किया हुआ है, यूएई की टैक्स डोमेन में भी काम किया हुआ है, एंड देन नाउ कनाडा, और फिर आप क्रॉस बॉर्डर भी कंसल्टेशन देते हैं। तो आपका जो एक और पोर्टफोलियो का पार्ट है वो कॉर्पोरेट टैक्स है, एंड फॉर दैट मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी लोगों को मैंने अभी सुना, इवन अखबारों में भी आया था कि यहाँ यूएई में कुछ लोगों ने जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस काफ़ी हैफ्टी फाइन्स पे किए हैं इन कॉर्पोरेट टैक्स। अगर वो सिर्फ अपने आप को, अपनी बुक्स को सही कर लेते तो शायद वो फाइन्स अवॉइड हो जाते, और अभी कोई ऐसा उन फाइन्स का ऐसा है भी नहीं कि कोई वो फॉरगो हो गए हों या कुछ ऐसा हो गया हो। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक तो आपसे काफ़ी चीज़ें हैं पूछने के लिए, लेकिन टू स्टार्ट विद पहले तो थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, एंड देन उसके बाद मुझे ये थोड़ा-सा आइडिया दें आप कि आपने क्योंकि कनाडा को भी देखा है, पाकिस्तान को भी देखा है, यूएई को भी देखा है और यूएस को भी देखा है। तो इन सारे जो कंट्रीज़ हैं इसके अंदर जो आपको सिम्प्लिफाइड या यूज़र फ्रेंडली जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इंसेंटिव्स होते हैं वो अगर टैक्स पे करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो किसकी तरफ से हैं? थैंक यू वली। ओके, पहले एक थोड़ी सी क्लैरिटी कर दूं, पाकिस्तान में आई हैव बीन अ बैंकर, आई वाज नेवर अ टैक्स ओके, पर्सन। ओके, 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 लेकिन आई डिडंट नो। बस ये आई डिड प्रैक्टिस टैक्सेस, मैंने जो है वो कनाडा, यूएस और यूएई में किया है और कर रहा हूँ। तो आई कैन कंपेयर दीज थ्री कंट्रीज। पाकिस्तान का जनरली आइडिया है, बट एनीवेज ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब बंदे आते हैं तो देयर बेंचमार्क वुड बी कनाडा और यूएस इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। तो आई स्टिल आई मीन मैंने जब सुना था, जब वो 2022 में अनाउंस हुआ कि जी कॉर्पोरेट टैक्स आ रहा है, तो यूएई इज नो मोर अ टैक्स हेवन एंड स्टफ लाइक दैट, और एवरीथिंग इज लॉस्ट, और यू नो इट्स जस्ट लाइक अनदर कंट्री, ये सब हुँ, चीजें। बट व्हेन आई डाइव डीपर इनटू इट के कॉर्पोरेट टैक्स के क्या लॉज यूएई इंट्रोड्यूस कर रहा है, और अच्छा जब मैं ये बात कहता हूँ तो इसमें थॉट प्रोसेस इवॉल्व हुआ है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम ला रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स जनवरी में, then sometime in May or June of 2022 they came up with that public consultation document, which was not a law, which was just a document जो कि एक kind of एक आइस ब्रेकर कह सकते हैं, टीजर था। उस पे डिफरेंट लोगों के व्यूज आए। फिर इसके बाद जो है एक्चुअल लॉ आया जस्ट बिफोर 2023 जून, जब से टैक्स एप्लीकेबल था। तो जब वो एक्चुअल लॉ आया, फिर उसके बाद काफ़ी सारी उसके बाद क्लैरिफिकेशंस आई हैं, पब्लिक गाइड्स आई हैं, काफ़ी सारे इस पे वेबिनार एफटीए ने करवाए हैं टू गिव मोर क्लैरिटी इनटू इट। सो वो थॉट प्रोसेस इवॉल्व हुआ है एज वी हैव सीन के चीज़ें कैसे हो रही हैं। वन गुड थिंग अबाउट यूएई एंड इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस एंड रेगुलेटर्स इन यूएई इज के दे कीप ऑन गिविंग दोस पब्लिक गाइडेंस और पब्लिक गाइडलाइंस जहाँ पे उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जैसे वेरी रिसेंटली इन्होंने क्रिप्टो क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर वैट का क्या इम्प्लीकेशन होगा उसकी गाइडलाइंस दी है। तो वैट आया था 2018 में। तो एज दे रियलाइज के थिंग्स आर चेंजिंग, यूएई इज काइंड ऑफ बिकमिंग हब फॉर क्रिप्टो एंड ऑल दैट, तो उन्होंने बड़ी स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी कि ठीक है, अगर क्रिप्टो माइनिंग कर रहे हैं तो ये होगा, अगर वो एज अ सर्विस है तो ये होगा, वैट की क्या एप्लीकेशन होगी। सो दे आर एक्टिव इन टू दैट कि वो उस चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं बेस्ड ऑन वॉट इज हैपनिंग देयर, which is good part. ये तो मेरा रेगुलेटर की बात थी, बट एज फार एज द टैक्स लॉज आर कंसर्न, तो आई कैन रिकॉल कि उस टाइम पे बात हुई थी कि इट्स नॉट अ टैक्स हेवन एनी मोर एंड ऑल दैट। टैक्स हेवन बड़ी नेगेटिव टर्म में लिया जाता है दुनिया भर में। जो यूएई में रहता है प्रॉब्ली उसको अच्छा लगेगा, ठीक है टैक्स नहीं दे रहे, बट दुनिया भर में टैक्स हेवन इज यूज इन अ वेरी नेगेटिव सेंस, कि वो जगह जिसको लोग यूज करते हैं टू गेट unfair advantage of a tax difference between two countries. So I wouldn't say that it's a tax haven in that sense, जो कि globally समझा जाता है, but I would say still इसके tax laws बहुत ज्यादा friendly हैं
टू द बिजनेसेस। इंडिविजुअल तो है ही नहीं, तो वो तो फिर आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। बिजनेसेस के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और इजी टू कंप्लाई है। शायद जो लोग यूएई में रहे हैं जिंदगी में उन्हें लगेगा यार ये क्या चीज आ गई है और कहाँ से इजी टू कंप्लाई है। बट ट्रस्ट मी, फ्रॉम समवन हु इज डूइंग टैक्सेस डे इन डे आउट फॉर कनाडा एंड यूएस, यूएई टैक्स लॉ इज मच इजियर, मच सिंपलर टू कंप्लाई। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने शुरू में बात की, ये हो रहा है कि लोग जो है वो स्टिल बेसिक चीजों को कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उसका मेन रीजन ये है कि चूंकि ये लॉ लॉ तो है लेकिन उसकी गाइडलाइंस इवॉल्व हो रही हैं, उसके प्रोसीजर्स इवॉल्व हो रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अप टू डेट विद एवरी रीसेंट अनाउंसमेंट, कैबिनेट डिसीजन जो कि हो रहा है, क्योंकि दैट कैन अफेक्ट यू। सही है, तो जिसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है ये कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन। सो वी कैन टेक इट लेटर इनटू द सेशन कि वो जो हेफ्टी फाइन्स की बात की थी वो कैसे आता है। बट आई जस्ट गो बैक टू योर एक्चुअल क्वेश्चन के डिफरेंस क्या है तीन कंट्रीज में। तो पहले तो मैंने बात की कि रेगुलेटर्स आर वेरी प्रोएक्टिव। दूसरी मैंने बात की कि आपका लॉ मच सिंपलर है। अच्छा, बाकी विद इन, इफ आई मैं एक्चुअल टैक्स की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सबसे बड़ी चीज यह है कि इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्स नहीं है। एज अ कॉर्पोरेशन आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, विच इज अ ह्यूज थिंग। क्योंकि थिंक ऑफ इट कि अगर आप, लेट सपोज आपका एक बिजनेस है, चाहे आपके क्लिनिक है या जो कुछ भी है, जिसमें यू आर जनरेटिंग अ कैश सरप्लस, दैट इज टिपिकली द ऑब्जेक्टिव, राइट, कि हम कैश सरप्लस जनरेट करें बिजनेस के अंदर। तो व्हाट विल हैपन टू दैट कैश सरप्लस, राइट? तो ठीक है, आप यू कैन ड्रॉ दैट आउट एज अ पर्सन एंड यूएई में कोई टैक्स नहीं लग रहा है, यू कैन इन्वेस्ट इट टैक्स फ्री। बट समटाइम दैट इज नॉट एन ऑप्शन। मल्टीपल लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, लाइबिलिटी पर्पसेस से आप उसको ड्रॉ आउट नहीं करना चाह रहे, आपकी अपनी होम कंट्री की कोई रेगुलेशन की वजह से नहीं करना चाह रहे, तो कंपनी के अंदर अगर पैसा रखना है आपने, तो द बेस्ट पार्ट कंपेयर टू कनाडा और यूएस इज कि यूएई में आपको उस इन्वेस्टमेंट इनकम पे टैक्स नहीं देना है। ठीक है, आपने वो पैसे अंडर द कंपनी स्टॉक्स में लगाए, इधर लगाए उधर लगाए, उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, विच इज अ ह्यूज थिंग। जो क्योंकि इवेंचुअली आप जो, अगर लेट्स सपोज एक मैं टिपिकली बात करूँ, फॉर एग्जांपल एक क्लिनिक है और वो साल के जो है वो अपने ओनर को सैलरी देने के बाद, सब कुछ करने कराने के बाद, यू नो 3 लाख दिरहम एक्स्ट्रा बचाता है। सही है, तो क्या होगा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, इवेंचुअली दैट अमाउंट बिल्ड्स अप। वो अगर 5 साल 10 साल तक वो बिजनेस चल रहा है और उसने अगर 30 लाख दिरहम बचा लिए हैं, अज्यूमिंग कि उसको कोई एक्सपेंशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तो उस पैसों का क्या करेगा? सो वो एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है आपके टैक्स बिल का, जब आपका बिजनेस पुराना होता है, कंसिस्टेंट बेसिस पे कैश फ्लो जनरेट कर रहा होता है। आज की तारीख में कनाडा के अंदर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स अपनी कॉर्पोरेशन चला रहे हैं, उनका कंसर्न पर्सनल टैक्स नहीं है, उनका मतलब होगा लेकिन नॉट टू दैट एक्सटेंट। उनका कंसर्न अपने बिजनेस के ऑपरेटिंग इनकम का टैक्स नहीं है, उनका कंसर्न ये है कि हमारी कॉर्पोरेशन में जो इतना एक्सेस कैश जमा हो गया है, उस पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 50% ऑफ दैट गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देना होता है। इन्वेस्टमेंट अंडर कॉर्पोरेशन इन कनाडा इज सब्जेक्ट टू 50% टैक्स। और अगर वो एक सर्टेन लेवल से आपकी पैसिव इनकम विद इन द कॉर्पोरेशन बढ़ जाती है, तो जो आपको एक्टिव इनकम पे कम टैक्स देना है वो भी, वो एडवांटेज भी आपका जाने लगता है। सेम गोज फॉर यूएस एज वेल। यूएस में भी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक डिफरेंट तरीके से टैक्स होती है, इट्स नॉट टैक्स फ्री। तो दैट इज वन बिग डिफरेंस। जस्ट अ क्विक ब्रेक, क्योंकि मेरा चैनल यूजुअली एक्सपर्ट्स देखते हैं, ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका इस तरह की जगहों से होते हैं, और जो लोग व्यू कर रहे होते हैं वो तो या तो जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर होते हैं, या फिर वो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या पूरी दुनिया में कहीं से भी हो सकते हैं। उन लोगों को जब अपने बैक होम पैसे भेजने होते हैं तो उनके लिए 2 प्रायोरिटीज़ होती हैं। एक तो ये कि जो उनका रेट है वो बेस्ट इन क्लास रेट हो, उससे अच्छा रेट कोई और ना दे सके। दूसरा ये कि जो पैसे भेज रहे हैं वो एज़ सून एज़ पॉसिबल उनके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएँ, या फिर उनके रिलेटिव्स के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएँ। तो जो मैं ऐप यूज़ करता हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, और उसके थ्रू जब भी मैंने पैसे भेजे हैं, क्विक रिसीव हुए हैं और बहुत बेहतर रेट्स मिले हैं कंपेयर टू अदर्स। सो विदाउट फर्दर डू, अगर आपको पैसे भेजने हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके जब आप पैसे भेजेंगे तो आपको समवेयर बिटवीन $10 टू $15, जो भी ऐप की टर्म्स एंड कंडीशन उस वक़्त की होंगी, वो आपको मिलेंगे पहले ट्रांसफ़र के ऊपर। सो डोंट वेट एंड मेक योर फर्स्ट ट्रांसफ़र नाउ। अच्छा, अच्छा, बाकी इसके सॉरी, अलावा सॉरी। बड़ी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली आपने। अब मैं एक इसमें यूज़ केस बताता हूँ। अच्छा, यूएई की तो अभी मेरे दिमाग में एक ऐसा केस आ रहा था जो कनाडा में एक मेरे फ्रेंड का है। यूएई तो हम करते हैं बात, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कनाडा में किसी की एक शॉप है, लेट्स से बुटीक है किसी की, और वो जनरेट कर रही है
वो बुटीक लेट्स से हर साल सरप्लस $300,000 कैनेडियन कर रहे हैं। अब वो पैसे जो हैं वो उनके पास बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, उनकी कंपनी के बैंक अकाउंट में। अच्छा, ही इज़ आल्सो नॉट टैक्स सेवी, आई मीन नॉट टैक्स सेवी, वो इन्वेस्टमेंट सेवी नहीं है। उसको ये भी नहीं पता कि वो उन पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट करे, उसके बाद पैसे आए जा रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लेगा कि अपनी इनकम खुद पर्सनल लेवल के ऊपर लेकर कोई प्रॉपर्टी ले लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर लेगा, अदरवाइज उसके पैसे जमा हो रहे हैं बैंक में। तो अब मुझे बताएं कि अगर $3 लाख जमा हो रहे हैं उसके हर साल, तो 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन उसके पास जमा हो गए। अब आप मुझे कह रहे हैं कि कनाडा में अगर वो है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है इन पैसों को कहीं यूटिलाइज़ करने का, कहीं इन्वेस्ट करने का, ताकि वो कम से कम टैक्स उसके ऊपर लायबिलिटी आ सके? देखिए, कम से कम टैक्स के लिए तो ये है कि आप एक्टिव बिजनेस में इन्वेस्ट करें। आपका एक बुटीक है, उसी आप बिज़नेस दूसरा में आप बुटीक खरीद रहे हैं, ओके, उसी में ठीक है। करें, कोई दूसरा खरीदें। बुटीक था, आपने रेस्टोरेंट खरीद लिया, डजंट मैटर, वो तो हो सकता है। बट हुँ, जहां आपने पैसिव इनकम पे आ गए ना, वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और अच्छा। जो मैं आपसे बात कर रहा था वो कि वो अगर आपकी वो एक सर्टेन लेवल से बढ़ जाए, तो वो रूल ये है कि अगर आपकी पैसिव इनकम, नॉट द हुँ, एसेट, हुँ, पैसिव इनकम $50,000 से बढ़ेगी, $50,000 क्रॉस कर जाएगी, तो देन वो जो आपको एक्टिव इनकम पे 12.5% का रेट लग रहा था, जो कि एक डिडक्शन के बाद लगता है, नॉर्मल रेट 26% है, तो हुँ, हुँ, 12.5 लग रहा होता है, तो वो आप लूज करते जाएंगे। फर्स्ट हाफ अ मिलियन पे होता है 12.5। तो हुँ, द हुँ, वे दे हैव स्ट्रक्चर्ड द लॉ लेटली इज के अगर वो आपकी पैसिव इनकम 50,000 थी, तो उसके बाद फॉर एवरी पैसिव डॉलर यू अर्न, आपके एक्टिव डॉलर का रेट बढ़ जाएगा। जो वो 5 लाख पे कम रेट लगता था ना, 5 लाख पे नहीं, वो 4 लाख समथिंग पे लगेगा। टू द एक्सटेंट के वंस यू रीच 1.5 लाख, आपका वो पूरा एडवांटेज लूज हो जाएगा। तो कनाडा में लोग करते करते क्या हैं? अगर सरप्लस कैश जमा हो रहा होता तो फिर क्या करते हैं? आप वेलकम टू अगर कनाडा। बताना चाहें। वेलकम टू कनाडा। मेरे पास अक्सर इस तरह की क्वेरीज आती हैं कि जी, मैं जिंदगी भर काम कर रहा था, मेरी कॉर्पोरेशन में पैसे हैं, मैंने स्टॉक में लगा दिए, इधर लगा दिए, उधर लगा दिए। हाँ, हाँ। अब या मे बी एक्टिव बिजनेस किया था, इवेंचुअली बेचा, पैसे आ गए, अब वो पैसे उस कॉर्पोरेशन के अंदर पड़े हुए हैं। और नाउ आई वांट टू लीव कंट्री, मैं क्या करूं? मुझे डिपार्चर टैक्स नहीं देना है। हाँ, क्या कर ओके। सकते हैं आप? मतलब सोचे ना, ये प्रॉब्लम जब तक कॉर्पोरेशन में पड़े हुए टैक्स दे रहे हैं अपनी जगह, मे बी आपने स्टॉक्स ले लिए, स्टॉक्स में इमीडिएट कोई इनकम नहीं हो रही, आप टैक्स नहीं दे रहे, यू आर सेफ एटलीस्ट टिल दैट पॉइंट। हुँ। लेकिन पॉइंट यही है कि एट सम पॉइंट तो आपको किसी ना उन किसी वजह पैसों से को कुछ निकालना है। करना पड़ेगा। हाँ, उनको कुछ तो उनका कुछ करना करना है, तो पड़ेगा। हाँ। यू कैन डेफर इट, बट यू कैन नॉट रियली टेक इट टैक्स फ्री। सो दैट्स द पॉइंट। यस, देयर आर अनलेस एंड फ्यू अंटिल आप कोई ऑप्शंस। न एक्टिव बिज़नेस में दोबारा डाल दें वो पैसे। एक्टिव बिजनेस में डाल दें, प्लस इसके अलावा इंश्योरेंस कैन बी अ गुड प्लानिंग टूल एज वेल इन दैट केस। अच्छा। But again, that's not suitable for everyone. You have to have consistent cash flow, you have to be committed to that cash flow कि मैं इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ। तो इंश्योरेंस के अपने हुँ। न्यूआंसेस है, बट दैट कुड बी अ गुड प्लानिंग टूल। स्टेट प्लानिंग इन्वॉल्व होती है बेसिकली उसके अंदर, जो कि करनी पड़ती है। और दैट इज नॉट अ मैजिक ट्रिक। वो कोई हुँ, वो मैजिक वॉन्ड नहीं है कि यूं डाला और सब टैक्स फ्री हो गया। हुँ। उसकी कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ टैक्स भी, मतलब प्रोफेशनल की कॉस्ट होती है वो अपनी जगह, बट टैक्स की भी कॉस्ट है, वो ऐसे स्टेट प्लानिंग नहीं हो जाती है। पॉइंट ये होता है, एट वन पॉइंट आप उसको फ्रीज कर देते हो कि ठीक है, यहाँ तक है, और मैं अपना बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो देयर आर वेज टू गो अराउंड इट, बट अगेन इट्स नॉट दैट इजी। इट मतलब इट आप डजंट। सिंपली ये नहीं कर सकते कि अपने पैसे डायरेक्टली निकाल लें। आप हाँ, निकाल ये के वो नहीं कोई है, प्रॉपर्टी खरीद लें। ऐसा ऐसा इतने आराम से नहीं हो सकता। ये नहीं है, ये नहीं है। ओके। तो अच्छा, आप यूएई के अंदर आए हैं, तो यूएई में आप हाँ, ये काम आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यूएई में यू कैन टेक, अच्छा, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब तक तो मसला ये था कि जब तक कॉर्पोरेट टैक्स नहीं था, तो कंपनीज वर वेरी कैजुअल इन टर्म्स ऑफ ओनर्स कॉम्पेंसेशन, राइट? हुँ, हुँ। जो ओनर ने निकालना है निकाल लिया, सैलरी ड्रॉ कर ली, कभी कभार तो डायरेक्ट रेंट या जो भी जाना है वो कंपनी अकाउंट से ही जा रहा है, नोबडी वुड केयर। ओनर का पैसा है, ओनर का बिजनेस है, डजंट रियली मैटर, राइट? बुक्स भी हुँ, मेंटेन नहीं हो रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। बट नाउ इट इज डिफरेंट, ठीक है ना? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज अ ओनर, सैलरी और डिविडेंड में क्या फर्क है। हुँ, हुँ, सही, ये कभी क्वेश्चन था ही नहीं यूएई के अंदर। कनाडा में दिस हुँ, वाज अ बेसिक क्वेश्चन 101, जब कोई भी ओनर आता था, पूछता था मैं सैलरी लूं या डिविडेंड, कि हुँ, पर्सनल टैक्स जा रहा है और वो सब चीजों की इम्प्लीकेशन है। अच्छा, अब वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यूएई पर्सपेक्टिव एज वेल कि सैलरी और डिविडेंड में फर्क क्या है। चाहे आप ओनर हैं या आप एक नॉर्मल वर्कर हैं, सैलरी इज रेम्यूनरेशन ऑफ द वर्क यू डिड फॉर द कंपनी, हुँ, हुँ, ठीक है? डिविडेंड इज रेम्यूनरेशन एज एन ओनर, एज अ शेयर होल्डर, आपने पैसे लगाए थे, आपको उसका डिविडेंड मिला, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, सर्टेन अमाउंट बनी, आपको डिविडेंड मिल गया। या कंपनी ने ओवर द ईयर्स अच्छा परफॉर्म किया था, आपने उसको एज अ डिविडेंड ले लिया। जस्ट लाइक हुँ, आप जब एप्पल का स्टॉक ओन करते हैं या फेसबुक का करते हैं, तो डिविडेंड मिलता है, आप सैलरी नहीं मिलती।
ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फर्क यह है कि सैलरी आपका एक्सपेंस है, बिफोर टैक्स एक्सपेंस है। हम्म तो आप जितनी सैलरी लेते हैं टैक्स आपका उतना कम हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, टैक्स कम हो जाता है। डिविडेंड आफ्टर टैक्स कैश फ्लो है। हम्म सही है, तो डिविडेंड आफ्टर टैक्स मनी से दिया जाता है, तो डिविडेंड देने से कंपनी का टैक्स कम नहीं होगा। ठीक है, तो हम्म ये तो अकाउंटिंग फर्क है। तो फ्रॉम टैक्स ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू एवरीबडी वुड वांट कि यार मैं मैक्सिमम सैलरी दे दूं ताकि मेरा टैक्स कम हो जाए। हम्म डिविडेंड जो है वो लेस प्रेफर्ड होगा कि यार वो तो मेरा क्या कहते हैं, आफ्टर मतलब वो टैक्स है कंपनी तो पे मेरा क्या फायदा है। लाइबिलिटी रहेगी, कंपनी पे लाइबिलिटी फिर भी नहीं, रहेगी। आफ्टर टैक्स से वो देगा, तो अगर एक कंपनी ने 100 रुपए अर्न किए, उसके राइट। अदरवाइज एक्सपेंसेस राइट। थे 80 रुपए, तो 20 रुपए हम्म पे उन्होंने टैक्स दे दिया। अब जो बच गया, लेट्स सपोज 10% टैक्स था तो $2 टैक्स दे दिया। $18 जो बच गए उसमें से उन्होंने डिविडेंड देना है, या पिछले साल हम्म का जो हिस्टोरिकली रिटेन अर्निंग थी उससे डिविडेंड देना है, बट आफ्टर टैक्स मनी से देना है। यू कैन नॉट क्लेम इट एज अ डिडक्शन इन योर इनकम टैक्स। ठीक है, सैलरी क्लेम की जा सकती है, तो ऑब्वियसली एवरीबडी वुड वांट कि मैं सैलरी लूं। अच्छा, आज तक ये क्वेश्चन यूएई में था नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स नहीं था, किसी भी नाम से ले लो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ये क्वेश्चन यूएस और कनाडा में भी इतना ज्यादा नहीं है कि सैलरी हम्म लू के डिविडेंड। ठीक है, टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा क्योंकि दोनों के अपने प्लस माइनस है, बट वहां पे पर्सनल इनकम भी तो टैक्सेबल है। तो मैं इस हम्म नाम से लूं उस नाम से लूं, इवेंचुअली इट विल बात गेट एक ही है। ट्रांसलेटेड इनटू माय पर्सनल टैक्स रिटर्न। हाँ, कुछ एडवांटेजेस डिविडेंड के होंगे, कुछ एडवांटेजेस सैलरी के होंगे, तो पीपल वुड प्रेफर वन ओवर द अदर। तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट चीजें होंगी, बट यूएई इज अ यूनिक सिचुएशन राइट नाउ जहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्सेबल है और पर्सनल टैक्सेबल नहीं है। तो यहाँ पे अब ओनर की इंटेंशन ऑब्वियसली होगी कि यार मैं डिविडेंड क्यों लूं, मैं तो सब कुछ सैलरी में लूंगा, हम्म जितने भी पैसे चाहिए मैं सैलरी में लूंगा। बट वी हम्म हैव टू अंडरस्टैंड कि सैलरी इज द रिम्यूनरेशन फॉर द वर्क यू आर डूइंग एंड नॉट द हम्म वर्क यू डिड 10 years बैक। तो ये हमारे हम्म कंपनी के फाउंडर, वो होता है ना जी, वो अब्बा जी ने कंपनी शुरू की थी, अब 3 बेटे मिलके चला रहे हैं। अब्बा जी तो कहीं अब स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं, इधर उधर जहाँ भी है, बट उनकी सैलरी जा रही है। सही है, हम्म तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एफटीए कैन आस्क क्वेश्चन कि जी ये अब्बा जी को आपने 4 लाख दिरहम दी है सैलरी, वो करके अब्बा रहे जी थे। का 2024 में कंट्रीब्यूशन किया था। ठीक है, फाउंडिंग फादर हैं वो, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने विजन दिया, ये दिया वो दिया, बट हम्म 2024 में क्या किया वो बताओ, जिसकी सैलरी दी है। अच्छा। ठीक है, अब ठीक है, सही। आप कुछ चीज तो कह सकते हैं जी हमारे हमें ओवरऑल गाइडेंस देते हैं, ये देते हैं वो देते हैं, बट देन यू हम्म हैव टू बी एबल टू जस्टिफाई कि अच्छा कितने घंटे आए थे वो, बाय द वे आपको उसके लिए कुड हम्म बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट। वो क्या कर रहा है, चाहिए वो कर रहे हैं तो बाकी क्या कर रहे हैं, और फिर इसमें बहुत सी चीजें इस तरह की आ जाएंगी। तो यस, दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर पीपल इन कनाडा एंड यूएस के कॉर्पोरेशन में पैसे जमा हो रहे हैं तो क्या करें। तो फॉर नाउ यूएई कॉर्पोरेशन आर सेफ, आपके कॉर्पोरेशन में एक्स्ट्रा कैश फ्लो जमा हो रहा है, इफ यू डोंट वांट टू टेक इट आउट जस्ट इन्वेस्ट इट, देयर इज नो टैक्स। सो दिस इज वन बिग डिफरेंस आई सी। और दूसरा जो डिफरेंस मुझे मेजर नजर आता है, वैसे तो बहुत सारे हैं, इट कैन गो ऑन एंड ऑन, बट दूसरा जो मेजर डिफरेंस मुझे नजर आता है वो ये है कि रेट, ऑब्वियसली रेट इज मच लोअर। सही है, यहाँ पे शायद 9% सुन के भी चीखें निकल जाती हैं, लेकिन रेट इज मच लोअर, क्योंकि अगर मैं आपको बात करूं कनाडा की, कनाडा में कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है फॉर स्मॉल विद सर्टेन कंडीशंस अप्लाइड 12.5% है, शुरू के $500,000, स्टार्टिंग फ्रॉम हम्म द फर्स्ट डॉलर यू अर्न। हम्म सही है, कोई ऊपर का 0% वाला ब्रैकेट नहीं है। ठीक फर्स्ट है। डॉलर यू अर्न 12.5% है $500,000 पे, बट उसकी कंडीशंस है, जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट इनकम पे नहीं, सिर्फ एक्टिव इनकम। इन्वेस्टमेंट हम्म इनकम है स्टिल 50%, ऑलमोस्ट 12.5% ये है। अच्छा, इसके बाद फिर उसके बाद वो 26% हो जाता है। और 26% ऑन टॉप ऑफ $500,000 या हाँ मतलब ओवरऑल पे? नहीं, ऑन टॉप ऑफ, तो शुरू के ऑन टॉप, हाफ अ ओके। मिलियन पे 12.5%, बट वो भी कैनेडियन कंट्रोल प्राइवेट कॉर्पोरेशन। तो विच हम्म मीन्स कि अगर आपकी कॉर्पोरेशन जो है वो कैनेडियन कंट्रोल नहीं है, एज एन फॉरेन ओनर्स की है, तो देन वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। हम्म ठीक है। अच्छा, तो ये हमने क्या बात कर ली, तो कनाडा का 12.5% एंड देन 26%। यूएस में इफ यू हैव अ कॉर्पोरेशन विच इज सो कॉल्ड सी कॉर्पोरेशन जो वहां कहलाती है, तो आपका स्ट्रेट रेट है 21% हम्म ऑफ द बैग, स्ट्रेट 21%। सही है, और उसके बाद जब आप उसमें से, एंड यू हैव टू कंसिडर द फैक्ट कि 12.5 तो अभी कंपनी ने दिया है, या 21% तो कंपनी ने दिया है। अभी आप जब सैलरी निकालेंगे तो आपने पर्सनल टैक्स भी देना है उसमें, या हम्म डिविडेंड लेंगे तो उसमें पर्सनल टैक्स भी देना है। ठीक है, तो वो ओवरऑल इफेक्टिव टैक्स रेट काफी ज्यादा बन जाएगा बाय द टाइम कंपनी ने 100 रुपए अर्न किए थे और वो आपकी जेब में पहुंचेंगे, तो वो 100 नहीं रहते, वो 80 भी नहीं रहते, वो कम ही हो जाता है डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल टैक्स सिचुएशन।
बट सो 2 tier ऑफ टैक्सेस है जो आपको पे करके पैसा आपके हाथ में अवेलेबल होता है टू मेक वॉट एवर स्पेंडिंग यू वांट टू डू। तो 12.5 प्लस पर्सनल टैक्स, 26 प्लस पर्सनल टैक्स। यूएस 21 प्लस पर्सनल टैक्स। बट यूएस में देयर आर बिजनेस स्ट्रक्चर्स जैसे कि एलएलसी है, एस कॉर्प है, जिसमें यू कैन, जिसमें वो बिजनेस और पर्सन को अलग नहीं समझते, दैट्स जस्ट वन एंटिटी। तो इन दैट केस जो आपका पर्सनल रेट बनेगा डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल टैक्स सिचुएशन वो आप देंगे। बट वो भी अगर मैं बात करूं $3 लाख, तो वो कोई 22% तो फेडरल हो जाता है, पर डिपेंडिंग आपके स्टेट में है, उसमें कुछ स्टेट भी होगा। प्लस यू हैव टू कंसिडर कि अगर वो आप उस कैटेगरी में जाते हैं तो आपकी कुछ पोर्शन या पूरी इनकम जो है वो सब्जेक्ट टू सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर भी होती है। वो भी अपने आप में कोई 16% बन जाता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पोर्शन मिला के। तो in short, there are a lot of taxes you have to pay before the money reaches your hand to spend. हम्म UAE is very simple. शुरू के 375,000 दिरहम, या अगर डॉलर में बात करूं तो शुरू के 1 लाख US डॉलर तकरीबन जीरो टैक्स। उसके बाद आपका 9% है। ठीक है, हम्म तो अगर आपने 5 लाख कमाए और आपने उस पर अगर अगले 1.25 लाख पे दे भी दिया टैक्स, तो अफेक्टिव टैक्स रेट आपका 9 नहीं बनेगा, बहुत ही कम 2 या 3% बनेगा। आपने 5 मिलियन कमा ली तो शायद वो शुरू का 375 नजर ना आए। बाकी पे आप 9 दे रहे हैं तो मे बी आपका इफेक्टिव रेट 8 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। तो मोटा मोटा इट्स 9% और ये दैट यू आर प्रॉफिट है ना? पेइंग। ये प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है। आप जो हम्म पर्सनल सैलरी ले रहे हैं उस पे आपको टैक्स नहीं देना है, आप जो हम्म डिविडेंड ले रहे हैं उस पे पर्सनल टैक्स नहीं देना है। तो इफ यू हम्म एक्चुअली कंपेयर के जो पैसा आपकी कंपनी में 100 रुपए बचे थे आफ्टर पेइंग ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो जब आपके हाथ में पहुंचे टू मेक एन एक्सपेंस इन कनाडा, यूएस एंड यूएई, सो ऑब्वियसली यूएस में बहुत ही छोटा सा पोर्शन है जो कि आपने गवर्नमेंट को दिया, बाकी आपके हाथ में आया है। कनाडा एंड यूएस में दैट पोर्शन इज मच बिगर विच गोज टू द गवर्नमेंट अंडर डिफरेंट हम्म नेम्स, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, सीपीपी, या ठीक है, उसके अपने एडवांटेज होंगे रिटायरमेंट पे। बट एज फार एज द करंट डे इज कंसर्न, द डिडक्शंस आर मच हायर बिफोर इट रीचेस यू। राइट। अच्छा, इसी में जो लोग लेट्स से एलॉन मस्क ऑफ द वर्ल्ड, जो लोग डिविडेंड्स के थ्रू अपने पैसे बनाते हैं एंड देन उसके बाद वो लोन भी लेते हैं उन डिविडेंड्स के अगेंस्ट, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन ये वर्क अराउंड है ना वहाँ पर रहते हुए, कि आप बीइंग एन ओनर ऑफ द कंपनी, आप अपने पास शेयर्स रखते हैं और डायरेक्ट सैलरी नहीं लेते, और उसके थ्रू आप पैसे बनाते हैं, इवन समटाइम्स लोन लेते हैं अपने जो शेयर्स होते हैं उसके अगेंस्ट। तो वो सारी चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं है यूएई में। देखिए, इलॉन मस्क तो खैर खुद क्लेम करता है कि आई एम वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन यूएस, बट ऑब्वियसली ही हम्म इज द बिलियनर, तो उसका तो बनता भी है। बट हम्म यस, दैट्स व्हाट पीपल, असल में देखें होता क्या है कि जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, हम सैलरी लेते क्यों हैं, हम पैसे निकालते क्यों हैं कंपनी से, हमारे हम्म पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, घर हम्म चलाना है, ये है वो है, सो एंड सो फोर्थ ना। हम्म जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, आपने एक दफा जिंदगी में एक याच खरीद ली, आपने बोट खरीद ली, आपने घर बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया, वो जैसे भी हुआ था हो गया। हम्म हम्म अब करना क्या है, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस अपकीप पे जो लगना है वो लगना है, बट उसके अलावा करना क्या है। तो हम्म देन फिर यू बाय ट्विटर फॉर अ फन। आप हम्म $40 बिलियन का ट्विटर खरीद लेते हैं एज अ फन। वो तो बिजनेस है ना, वो थोड़ी पर्सनल है कि उसने अपने पर्सनल पैसे निकाल के करना है। फिर उसमें हम्म ऑब्वियसली वो मेन उनका जो स्ट्रेटेजी होती है वही होती है कि अपने शेयर्स को प्लेज करते हैं, उसके अगेंस्ट लोन लेते हैं, उससे जो करना है वो कर लेते हैं। पीपल नो ये इलॉन मस्क है या ये जेफ बेजोस है, ये कहीं नहीं भाग रहा। तो वो शेयर के अगेंस्ट लोन लिया, कर लिया, देन फिर वो फर्दर प्रॉफिट हुआ, पे ऑफ हो गया। तो वो उस तरह से चल रहे होते हैं। अब ऑब्वियसली मैं अगर अपनी इंडिविजुअल कंपनी के अगेंस्ट, जो मेरी कंपनी है, मैं उसके अगेंस्ट लोन लेने जाऊंगा, बैंक भगा देगा कि हु आर यू, वी डोंट नो यू। दोज आर हम्म पब्लिक कंपनीज, वो उनका बन गया। बट यस, यू आर राइट के यूएई में दैट डजंट रियली मैटर। इट्स सिंपल, जस्ट पे द 9% एंड द मनी इज योर। सही। अच्छा, एक बात आपने जो की थी कि जस्ट टू क्लैरिफाई कि अगर लेट्स से मेरी कोई कंपनी है और यूएई में अब बात करते हैं, तो यूएई के अंदर कोई कंपनी है और उसमें सरप्लस कैश जनरेट हो रहा है जो कि बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है पिछले 2-3 सालों से मेरे पास, हर साल लेट्स से 3 लाख दिरहम्स जो हैं वो सेव हो रहे हैं, और 3 साल बाद ऑलमोस्ट 9 लाख से 1 मिलियन दिरहम्स के करीब मेरे पास अब बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, मेरी कंपनी के बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो उसको डिप्लॉय करने के लिए क्या ऑप्शन है? दोनों केसेस बताएं कि अगर मैं अपनी कंपनी का कोई एसेट लेना चाहता हूँ, कोई अपार्टमेंट खरीदना चाहता हूँ उन पैसों से अपनी कंपनी के थ्रू, या फिर मैं अपने नाम पर कोई अपार्टमेंट या अपनी वाइफ के नाम पे कोई अपार्टमेंट खरीदना चाहता हूँ फॉर फॉर दैट 1 मिलियन दिरहम्स, तो उसका क्या प्रोसेस हो सकता है? अच्छा देखें, इसमें इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि जब आप अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, इट कुड बी अ बिजनेस इनकम, इट कुड बी एन इन्वेस्टमेंट इनकम। हम्म हम्म सही है।
अगर मैं वहां खरीद के एयरबीएनबी कर देता हूँ तो वो बिजनेस है, ठीक है। सही है, फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर आपने कंपनी के अंडर में किया है, क्योंकि ठीक है। कंपनी तो ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स में रजिस्टर होगी। हुँ, तो हुँ। उसने एक और एक्टिविटी की जिसपे एयरबीएनबी है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। हुँ, हुँ। अच्छा, अगर वो आप एज अ इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, नॉर्मली टैक्स लॉस में बड़ी क्लियर डेफिनेशन होती है बिजनेस वर्सेस इन्वेस्टमेंट की, स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ एरियाज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक्स है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड डे ट्रेडिंग। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो दैट इज अ बिजनेस। अगर आपने रखा हुआ है, ओकेजनल बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। तो सेम इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपने पैसे लगाए हैं कुड बी अ बिजनेस, कुड बी एन इन्वेस्टमेंट। So when हुँ, you are doing under the corporation, you have to, and you don't want to pay tax on that. You have to be really sure that it meets the definition of an investment and it's not an ordinary business income. हुँ, सही है। डजेंट मैटर आपके ट्रेड लाइसेंस पे नहीं लिखा था एयरबीएनबी, या आपके ट्रेड लाइसेंस पे नहीं लिखा था कि जी मैं डे ट्रेडर हूँ, बट इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, टैक्स अथॉरिटी विल से हमें टैक्स दे दो, बाकी तुम डील करते रहना म्यूनिसिपैलिटी से कि तुम्हारे लाइसेंस पे था कि नहीं था, बट टैक्स तो दे दो। ठीक है, तो व्हेन यू आर डूइंग अंडर कॉर्पोरेशन फॉर दैट एक्सेस कैश फ्लो, यू हैव टू बी रियली श्योर कि वो इन्वेस्टमेंट में ही क्वालिफाई करे, वो बिजनेस का पार्ट ना बन जाए। अब एयरबीएनबी तो एक टैग है ना, एक कंपनी है जिसके थ्रू आप कर रहे हैं, यू कुड डू इट योरसेल्फ एज वेल, बट अगर उसमें ग्लोबली जो डेफिनेशन होती है स्पेशली फॉर रियल एस्टेट, वो ये होती है कि अगर आप उसमें क्या एड ऑन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने घर दे दिया कि जाओ जाके रह लो, तो वो दैट इज सिंपल इन्वेस्टमेंट। अगर आप उसमें जी क्लीनिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं, आप उसमें जो टेनेंट्स है उनका स्टे कितना छोटा या लंबा है वो भी एक फैक्टर होता है। तो इन हुँ। तमाम चीजों से इट कैन क्रॉस द लाइन, सो वी हैव टू बी श्योर कि इट डज नॉट क्रॉस द लाइन इफ यू डोंट वांट टू पे टैक्स ऑन द इन्वेस्टमेंट। एक तो ये फैक्टर है। लेकिन अच्छा, वो जो इन्वेस्टमेंट पे टैक्स होगा, वो भी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स होगा ना, क्योंकि आप उससे जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसके ऊपर हाँ, होगा। ये कोई ऑब्वियसली सिर्फ़ और ऑब्वियसली वो उस ज़्यादा उस नहीं तीन होगा लाख पे वो। नहीं, हाँ, वो मिलियन हाँ। दिरहम पे नहीं हो रहा है, ये तो वो जो उस रेंटल इनकम जनरेट होती है उस पे हो रहा है, अगर वो बिजनेस इनकम कंसिडर होती है तो। हुँ, अच्छा, अब आप आ जाए इंडिविजुअल के ऊपर कि आपने डिविडेंड ले लिया, अब वो पैसे आपके पर्सनल अकाउंट में पड़े हुए हैं, आपने अपने नाम पे एक प्रॉपर्टी खरीद। ठीक है, नेचुरल पर्सन के लिए, और ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है नेचुरल पर्सन के लिए यूएई के अंदर, बिजनेस इनकम पे नेचुरल पर्सन जब इन्वेस्टमेंट इनकम करेगा तो उस पर तो कुछ टैक्स नहीं है। तो मैं एक ठीक घर है। ओन करता हूँ, मैंने रेंट किया हुआ है, अगेन हाउ आई रेंट इट डिसाइड्स कि वो बिजनेस है कि वो इन्वेस्टमेंट है। डजेंट मैटर ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं है। ठीक है, अगर मैं हुँ, खरीदता हूँ इंडिविजुअल नेम पे और मैं उस पे शॉर्ट टर्म रेंटिंग कर रहा हूँ, या मैं एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो देन दैट माइट बी क्लासिफाइड एज अ शॉर्ट एज एज अ बिजनेस इनकम। ठीक है, तो हुँ। फिर वो रूल अप्लाई होगा कि नेचुरल पर्सन अगर 1 मिलियन से ऊपर की बिजनेस इनकम करेगा, सेल्स नॉट प्रॉफिट, 1 मिलियन से ऊपर की सेल करेगा, तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स में रजिस्टर होना है और टैक्स भी देना है। ठीक है, तो अच्छा, इफ तो यू आप आर कह रहे हैं डूइंग, कि अगर अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, नॉर्मल सैलरीड है, मतलब वो अपना कोई बिज़नेस भी नहीं कर रहा, सिर्फ़ जॉब कर रहा है, और उन पैसों से उसने तकरीबन इस तरह का पोर्टफ़ोलियो बना लिया है कि अब उसका 1 मिलियन दिरहम जनरेट हो रहा है साल का थ्रू एयरबीएनबी। तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स के यस थ्रू ही जाना पड़ेगा, ओके। यस, और अगर ये वो um, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का पोर्टफोलियो सिंपल नॉन एयरबीएनबी के थ्रू कर रहा है, रेगुलर रेंटल कर रहा है, तो वो एक उसका पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो। हाँ, प्लेन बेसिक रेंटल है तो देन ओके। दैट इज एन इन्वेस्ट। ठीक है, ये हुँ, बेसिकली इन्होंने कैविएट इसलिए रखा है कि ऑन वन हैंड दे डोंट वांट वेरी स्मॉल पीपल, जो जिनका बड़ा स्मॉल स्केल्स आया है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई इस टाइप का है, ओकेजनली, और उसका कुछ आ रहा है, तो वो उनको वो उस एम्बिट में जबरदस्ती ना घुसाएं, वो उस चक्रों में ना पड़े। बट एट द सेम टाइम दे वांट के कोई इसको मिसयूज ये भी ना करे कि इंडिविजुअल नाम पे कर रहा है और 1-1 बिलियन की सेल्स हो रही है। सही हुँ, है ना, यूएई में रहते हुए आपके लिए 1 बिलियन तो कुछ भी नहीं ना। आप अगर ऑयल ट्रेडिंग कर रहे हैं, यू आर वन ऑफ दोस पीपल, और आप पर्सनल नेम पे कर रहे हैं, देन बिलियन तो कुछ भी नहीं है सेल्स में। मतलब हुँ, मिलियन का थ्रेशोल्ड है, तो मिलियन तो वैसे ही क्रॉस हो जाएगा अगर आप ट्रेडिंग के अंदर है। ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो उसको वो ये नहीं चाह रहे कि हर बंदा जो है इंडिविजुअल बन के करना शुरू कर दे, तो उन्होंने मिलियन का थ्रेशोल्ड रखा है ताकि एटलीस्ट जो छोटे मोटे हैं, स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, साइड हसल के तौर पे कर रहे हैं, दे डोंट गेट अफेक्टेड। तो ये है, हुँ, तो जब आप एज अ पर्सन भी कर रहे हैं, यू हैव टू बी श्योर, अगर इतना बड़ा अमाउंट है कि मिलियन तक बन रहा है, तो यू हैव टू बी श्योर कि जी वो बिजनेस में क्लासिफाई हो रहा है या पर्सनल में। सही, 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 सही। अच्छा, इसके अंदर जो रिसेंटली मैंने कहा था आपको, वो जो फाइन की बात हुई थी, तो वो किन केसेस में लगे हैं फाइन्स, वो जो 10,000 दिरहम्स के हाँ, फाइन्स हैं? अच्छा, तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल व्हाई इट इज a different scenario for UAE। मैंने शुरू में कहा था कि FTA is very proactive in terms of giving guidelines and all that, तो ये एक अच्छी बात है।
बट एट द सेम टाइम उसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि एज अ एंड यूजर, एज अ टैक्स पेयर, यू हैव टू स्टे अपडेटेड विद व्हाट इज टोल्ड बाय एफटीए, जो जो चीजें नई चीजें आ रही, ठीक है। तो जब टैक्स आया था शुरू में, कॉर्पोरेट टैक्स 2023 में स्टार्ट हुआ, तो कोई इन्होंने ऐसा गाइडलाइन नहीं दी थी कि कब तक रजिस्टर करना है। द ओनली थिंग पीपल वुड नो वाज के टैक्स अप्लाई होगा 1 जून से, जो आपका पहला टैक्स ईयर स्टार्ट हो। यूएई में मोस्टली कंपनीज का टैक्स ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। अगर आपको नहीं पता आपका टैक्स ईयर क्या है, तो यू हैव टू लुक एट योर एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें लिखा होगा, और अगर नहीं लिखा है तो इट इज बाय डिफॉल्ट कैलेंडर ईयर, अनलेस यू पास अ रेजोल्यूशन एंड चेंज इट। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज का जो टैक्स ईयर था वो जनवरी टू दिसंबर था। जून में लॉ स्टार्ट हुआ, लोगों ने बोला चलो 6 महीने तो वैसे ही हमें कुछ नहीं सोचना, क्योंकि जनवरी में स्टार्ट होगा और दिसंबर में एंड होगा। गवर्नमेंट ने बोला था कि 9 महीने का टाइम होगा आपके पास टू पे योर टैक्सेस। तो दिसंबर 2024 में मेरा पहला टैक्स ईयर एंड होगा, सितंबर 2025 में 24 में मैं वहाँ पे क्या कहते हैं टैक्स पे फाइल करना है। तो आई विल रजिस्टर समवेयर, अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। लेट्स सपोज वी आर स्टैंडिंग एट जून जनवरी 2024, तो आपको लग रहा था कि अभी तो 18 महीने पड़े हैं, चिल करो, ठीक है। पीपल डिड द सेम थिंग, ठीक है अभी क्या बुक कीपिंग शुरू करें, अभी क्या ये शुरू करें, अभी से क्यों खर्चा करें, वेट फाइल करते रहो, वो तब देखेंगे सितंबर 2025 में बहुत टाइम, और अभी भी बहुत टाइम है, 9 महीने बाकी है। अच्छा, हुआ ये कि ऑल ऑफ अ सडन मार्च में एक आ गया कैबिनेट डिसीजन 3 of 2024, जिसमें कहा गया कि आपकी कॉर्पोरेट टैक्स की ये डेडलाइन है, ठीक है। न्यू कंपनीज जो कि उसके बाद इमीडिएटली फॉर्म हुई इस मार्च की डेट के बाद, उनके लिए था कि आपने 3 महीने में रजिस्टर करना है, नो मैटर व्हाट, कॉर्पोरेशन, ठीक है। अच्छा, बाकी फिर उन्होंने बोला कि जो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेशन है ऑन दिस डेट, उनको डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर करना है कि ट्रेड लाइसेंस में मंथ ऑफ रिन्यूअल क्या है। तो जिसका जनवरी टू मार्च का रिन्यूअल है वो लेट्स से अप्रैल में करेगा, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ बट जो भी था। तो जिसका फला मंथ में है वो जून में करेगा, जिसका इस मंथ में वो अगस्त तक करेगा, जिसका इस मंथ में सितंबर तक करेगा, ताकि दिसंबर से जनवरी से दिसंबर तक के सारे महीने अंटिल दिसंबर कवर हो जाए। सो आइडियली स्पीकिंग दिसंबर 2024 पे हर कंपनी का ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर्ड, सॉरी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर्ड होना चाहिए था, एक्सेप्ट द कंपनीज जो कि नवंबर और दिसंबर 2024 में फॉर्म हुई है। सही है। अक्टूबर वाले के पास 3 महीने, तो उसका भी जो है वो सितंबर वाले बेसिकली दिसंबर तक थे, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वालों को भी टाइम था, बट अदर देन दैट हर कंपनी को रजिस्टर हो जाना था। कुछ इसमें एक्सेप्शंस है, फॉरेन कंपनी जिनका है नहीं है, डिफरेंट चीजें, नेचुरल पर्सन, वो अपनी जगह, बट ब्रॉडली स्पीकिंग हर कंपनी को होना चाहिए था। तो ये लॉ आया मार्च के अंदर, और हर महीना डिफरेंट था फॉर डिफरेंट कंपनीज। तो शायद आपके ट्रेड लाइसेंस पे वो जून बनता हो, मेरे ट्रेड लाइसेंस पे सितंबर बनता था। अब लोग उस टाइम पे चिल होके बैठ गए कि ठीक है, अब जब देखी जाएगी सितंबर में, या वी विल वेक अप इन जनवरी ऑफ 2025, अभी क्या सोचना। तो लोग उस मोड पे आ गए थे, पर किसी ने नहीं किया। हालांकि काफी सारे एफटीए की तरफ से आई थी रिमाइंडर्स और डिफरेंट चीजें। रिमाइंडर तो नहीं थे, लेकिन एक पब्लिक अवेयरनेस की काफी उन्होंने चीजें की थी। डिफरेंट जगहों से भी हुआ था, हमने भी अपने जो सब्सक्राइबर्स थे हमारे न्यूज़लेटर पे, उनको हमने भेजा था डिफरेंट टाइम्स। बट फ्री जोन जो थे काफी सारे, उन्होंने भी भेजा, किसी ने भेजा किसी ने नहीं भेजा। बट ऑनेस्टली उनमें से किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एज अ टैक्स पेयर इट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ इट, और इफ यू हैव सम अकाउंटेंट ऑन अ रिटेनर जो आपके लिए तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उसके लिए अवेयर होगा। तो पीपल मिस दैट। और फिर हुआ ये कि जब वो रजिस्टर करते हैं, या लेट्स सपोज जिसकी डेडलाइन अगस्त की थी और उसने सितंबर में रजिस्टर किया, तो सितंबर में एज सून एज वो कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल आता था, साथ में एक ईमेल आती थी $10,000 का फाइन, 10,000 दिरहम का फाइन। तो सो फार उस पर अभी तक कोई वेवर नहीं मिला है। हाँ, उन्होंने कहा है कि कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन है तो आप यू कैन अप्लाई, बट एक्सेप्शनल हैज टू बी रियली एक्सेप्शनल। कोई मेडिकल ग्राउंड्स हो कि यू वर नॉट एबल टू अटेंड टू बिजनेस एट ऑल, कोई और चीज हो इस तरह की, तो अलग बात है, बट बाय एंड लार्ज दैट पेनल्टी इज एप्लीकेबल एंड पीपल हैड टू पे दैट। और चूंकि यूएई में नया है, तो इस वजह से हो ये रहा है कि ना, लोग बोल रहे हैं कि यार मेरे फ्री जोन ने मुझे नहीं बताया, मैंने कंपनी बनाई उन्होंने बताया नहीं, या मेरे बैंक ने नहीं बताया, इसने नहीं बताया, उसने नहीं बताया। एट द end of the day it's your responsibility to fulfill that. सही। तो इसके अंदर मतलब 10,000 दिरहम्स का, तो ये मिनिमम आपका ऑब्लाइज ना करने की वजह से फाइन है ना? ये कोई वो फाइन तो नहीं है कि आपने पे ना किया हो कुछ? नहीं, तो वो पेनल्टी बेसिकली 10,000 की इस बात की है कि हिस्टोरिकली गवर्नमेंट ने, जब कॉर्पोरेट टैक्स आया था, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि जी
कॉर्पोरेट टैक्स है जून 2023 से एप्लीकेबल है, उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन नहीं दी थी। वो कहता पोर्टल भी रेडी नहीं था, बहुत कुछ और चीजें थी। ठीक है। इट वॉज ओनली इन मार्च ऑफ 2024 जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ये डेडलाइन है रजिस्ट्रेशन की फॉर द कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या था फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, उनका ईयर एंड जो होता था जून 2023 में कॉर्पोरेट टैक्स आया, बट ज्यादातर कंपनीज का टैक्स ईयर ईयर जो था वो जनवरी टू दिसंबर का था। सही है। इफ यू आर नॉट श्योर यू कैन लुक एट योर एमओए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, वो आपका ईयर एंड होगा, बट मोस्टली जनवरी टू दिसंबर था। तो पीपल वर थिंकिंग कि ठीक है 9 महीने का टाइम है पेमेंट के लिए, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग के लिए। तो दिसंबर 2025 में पहला साल एंड होगा, सितंबर 2026 में जो है वो पहला टैक्स फाइल करना होगा। तो वी विल लुक एट इट एट दैट टाइम। अभी से क्या सोचना, मे बी बाद में चेंजेस आ जाए, ये हो जाए, कैंसिल हो जाए, हर किस्म की रूमर्स थी ना। तो लोगों ने उसको लिफ्ट नहीं कराई। अच्छा, हुआ ये कि किसी ने जनवरी में कोई पॉडकास्ट सुना कि जी अभी डेडलाइन नहीं है कोई, सितंबर में फाइल करना है। बंदा चिल होके बैठ गया कि अगले साल सोचूंगा, ना उसने बुक कीपिंग की, ना उसने कुछ किया, ना उसने रजिस्ट्रेशन कराई। मार्च में डिसीजन 3 of 2024 आया जिसमें उन्होंने दिया कि जी आपने इस डेट तक रजिस्टर करना है। और वो डेट कोई एक सेम डेट नहीं थी। अगर न्यू कंपनी बनी उस दिन के बाद तो उनको 3 महीने दिए गए कि आपने रजिस्टर करना है। तो अगर जून में आपकी कंपनी बनी है तो 3 महीने रजिस्टर करने के लिए। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंपनियां थी उन्हें कहा गया कि आपका जो मंथ ऑफ ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल है उसके हिसाब से रजिस्टर करना है, ताकि सब एक साथ ना आ जाए। तो जिनका जनवरी से मार्च तक का था उनको कहा गया अप्रैल करना है, जिनका डिफरेंट मंथ से तो दिया गया। सो मच सो के दिसंबर 2024 तक सारी कंपनियां रजिस्टर हो जाएं जो कि एग्जिस्टिंग थी मार्च में, या जो फॉर्म हुई है बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर ऑफ 2024। तो अब ये साइकिल चलता रहेगा, जो न्यू है वो 3 महीने में हो जाए। तो दिस इज अनदर थिंग फॉर योर व्यूअर्स, अगर उनमें से कोई है जिन्होंने न्यू कंपनी बनाई है और अब तक रजिस्टर नहीं किया है, दे हैव 3 मंथ्स। जो एग्जिस्टिंग थे दे आर ऑलरेडी लेट टू द पार्टी। तो अब वो ये रहा है कि जब आप रजिस्टर करते हैं तो विद इन एज सुन एज आपका कॉर्पोरेट टैक्स का अप्रूवल आता है, साथ ही साथ 10,000 का आपके पास जो है वो एक लेटर आ जाता है कि जी ये आपने पे करना है। तो और इसमें अब तक कोई पेनल्टी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं की है। यू हैव टू पे इट। ओनली एक्सेप्शन है कि कोई मेडिकल सिचुएशन थी जिसकी वजह से यू कुडंट रजिस्टर, बट दैट इज वेरी रेयर, यू कैन नॉट रियली मेक इट अप। सो पीपल आर पेइंग दैट पेनल्टी जस्ट फॉर द नॉट रजिस्टरिंग इट। अभी तो वो बात आई ही नहीं कि टैक्स फाइलिंग अगर डिले हो गई तो क्या होगा, पेमेंट नहीं हुई तो क्या होगा, आप फाइलिंग कर दी आपके पास रिकॉर्ड नहीं हुए तो क्या होगा। क्योंकि सी लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं वैट से। जब वैट आया था 2018 में तो आपको पीछे नहीं जाना था। 2018 में वैट आया, अगर मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैंने जो है वो अपने पीओएस सिस्टम को अपडेट करना था, जो यूजुअली जो सर्विस प्रोवाइडर थे उन्होंने कर दिया था। अच्छा, वैट के लिए आपको इनपुट क्या चाहिए था फाइल करने के लिए, सेल्स का, वो पीओएस सिस्टम से निकल आती थी। और जिन इनवॉइसेस पे आपने वैट पे किया वो अपने अलग से जमा करना शुरू कर दी और अपने अकाउंटेंट को दे दी या खुद से फाइल कर दिया। तो वैट वाज दैट सिंपल, और वैट के लिए आपको पीछे नहीं जाना था। तो अगर पहला क्वार्टर अगर ऐसा वो जनवरी से मार्च था, तो मार्च में जब आपने फाइल करना है अप्रैल के अंदर, तो आपने 3 महीने पीछे जाना है और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। 3 रिपोर्टें निकलेंगी मंथली आपकी, या एक रिपोर्ट निकलेगी क्वार्टरली आपके पीओएस सिस्टम से, जो इनवॉइसेस पे आपने वैट दिया है उसका टोटल करना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। कॉर्पोरेट टैक्स में अब जब आप 2024 का 25 में फाइल करेंगे, 1 साल की कीपिंग होनी है। एंड डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन योर बैंक अकाउंट यू वुड नो कि कितना कॉम्प्लेक्स है या कितना सिंपल है। ठीक है। प्लस आधे यूएई का, इनफैक्ट 90-95% ऑफ द यूएई का कॉर्पोरेट टैक्स ड्यू होगा सितंबर 2025 में। ठीक है। तो जब आप लोगों को और ये वो सिंपल नहीं है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ली, इट रिक्वायर्स अकाउंटिंग, द होल बुक कीपिंग, योर बुक्स नीड टू रिकंसाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने पहले कभी वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है, तो हमारा स्टार्ट होगा कि 31 दिसंबर 2023 पे आपकी बैलेंस शीट कैसी थी, हमें रिक्रिएट करनी होगी। तो ये काम टेक्स टाइम एंड एक्सपर्टीज, राइट। अच्छा, तो यूजुअली अगर हाँ यूजुअली ये जो भी कंपनीज होती हैं जो इस लेवल पे थ्रेशोल्ड पे होती हैं, जो कि कॉर्पोरेट टैक्स पे करती हैं या उसको फाइल करती हैं, वो अकाउंटेंट्स उनके अपने इन हाउस होते हैं या वो थर्ड पार्टी से कोई लेती हैं हेल्प? ये फाइल तो अब हर किसी को करना है। इवन आपने कंपनी रजिस्टर करा ली तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर करना है। ओनली एक्सेप्शन बहुत नेचुरल पर्सन जो मैंने पहले बताई, एज अ कंपनी आपने फाइल करना ही है। सही है। रेट जीरो हो सकता है क्योंकि आप 375 के अंदर आपका प्रॉफिट या लॉस है, या कोई और स्मॉल बिजनेस रिलीफ है जिसके तहत आपको पैसे नहीं देने, बट ई फाइल तो करना ई ट्रेडर लाइसेंस के अंदर भी करना होगा या उसमें नहीं करना होगा? है। ई ट्रेडर इज एन इंडिविजुअल। अच्छा, वो ई इंडिविजुअल है। ट्रेडर में आप, ई ट्रेडर आई असूम आपके अपने नाम पे होता है, राइट। आप हाँ, वली अपने खान नाम के पे नाम होता से होगा, इट वोंट है। बी यस। ABC
स्टूडियो, राइट? यस सो ई यस यस ट्रेडर इज एन इंडिविजुअल, तो वही $1 million वाला मिलियन दिरहम वाला थ्रेशोल्ड लगेगा आपकी सेल्स के ऊपर। बट अगर आप एलएलसी हैं, आप एफजेडसीओ हैं, वॉट एवर आप हैं, तो आपने अपना रजिस्टर भी करना है, फाइल भी करना है, ठीक है? तो ऑब्वियसली जो बड़ी कंपनियां होंगी वो तो कर लेंगी, वो तो अपना इन हाउस अकाउंटेंट रखती हैं। जो छोटी कंपनियां होती हैं वो फिर फोकस करती हैं आउटसोर्सिंग टू पीपल लाइक अस। एट द सेम टाइम वी हैव सम बिगर कंपनीज के जो हमें ऑन अ रिटेनर बेसिस रखती हैं कि ठीक है हमारा इन हाउस अकाउंटेंट बुक कीपिंग तो कर लेगा, बट वी वांट समवन हु इज एन एक्सपर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिव्यू आवर सिस्टम, काइंड ऑफ एन यू कैन से इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट, कि वो नजर रखे कि चीजें सही हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिस्टम में कोडिंग सही है कि नहीं टैक्सेस की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पे आप टैक्स का एडवांटेज ले सकते हैं, जहाँ पे एडवाइस, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी होगी इसके प्रॉब्लम भी उतने बड़े होंगे, हम्म राइट? तो वो एक जो टिपिकल अकाउंटेंट होगा, दे माइट बी एबल टू डू द बुक कीपिंग पार्ट। असल में ये भी हमारा बड़ा कंफ्यूजन है, कनाडा यूएस में इट्स अ वेरी क्लियर सेग्रीगेशन कि बुक कीपर क्या होता है, अकाउंटेंट क्या होता है, टैक्स ओके प्रिपेयर क्या होता है, ठीक है? हमारे यहाँ व्हेन वी से अकाउंटेंट, इट माइट बी, हमारे यहाँ मतलब यूएई में व्हेन वी से अकाउंटेंट, इट माइट मीन समवन जो कि सिर्फ अकाउंट पेएबल्स देख रहा हम्म है, राइट? कि मेरी एक कंपनी है वो लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो हर महीने की लेट्स सपोज वो अकाउंट रिसीवेबल देख रहा है, वो हर महीने की बिलिंग करता है, कस्टमर से फॉलो अप करता है, पैसे आते हैं तो अपने अकाउंटिंग सिस्टम में जाता है और रिकॉर्ड कर देता है कि इस इनवाइस के पैसे फला बैंक में इतने इस तारीख को आ गए। दैट इज वन पीस ऑफ द होल अकाउंटिंग, बट वो अकाउंटेंट है, मुझे उससे कोई वो नहीं है। बट पॉइंट इज, अगर एक कंपनी ये सोच के बैठी क्या मैं तो 3 अकाउंटेंट रखे हुए, मुझे क्या जरूरत है आउटसोर्सिंग सर्विस की? फर्स्ट यू नीड टू लुक कि आपके वो 3 अकाउंटेंट कर क्या रहे हैं, इज दैट कवरिंग हम्म द एंटायर साइकिल ऑफ योर अकाउंटिंग प्रोसेस? इफ हम्म नॉट देन यू विल नीड समवन। राइट ओके। अच्छा इसके अंदर जो यूजुअली एक और कंफ्यूजन आती है लोगों में कि वो फ्री जोन वर्सेस मेनलैंड, उसके अंदर कॉर्पोरेट टैक्स दोनों के केस में ही पे करना होता है, चाहे एज यू सेड बिफोर कि अगर आपने एक दफ़ा कंपनी रजिस्टर कर ली है तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स के लिए भी रजिस्टर तो करना ही पड़ेगा, तो चाहे वो फ्री जोन हो या मेन लैंड हो, इन बोथ केसेस। कॉर्पोरेट टैक्स के लिए आपको रजिस्टर करना है सिवाय सोल एस्टेब्लिशमेंट के, जो कि इंडिविजुअल होता है। ओके। बेसिकली लुक एट योर लाइसेंस। हम्म अगर आपका लाइसेंस, अगर मैं आमिर जिवानी हूँ तो लाइसेंस में सिर्फ आमिर जिवानी लिखा हुआ है, सोल एस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ है, देन यू आर अ नेचुरल पर्सन, सही है? हम्म अगर वो एबीसी एलएलसी है, वो वॉट एवर है, या आमिर जिवानी एलएलसी है, तो देन दैट इज अ ज्यूरिडिशल पर्सन। सो दैट सेग्रीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल वर्सेस ज्यूरिडिशल। नेचुरल में 1 मिलियन तक की आपके पास छूट है जब तक की सेल्स नहीं होती है, बट ज्यूडिशियल पर्सन हैज टू रजिस्टर। दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पेंडेमिक से लेकर अब तक हमने देखा है कि किस तरह से एक ट्रेजेक्टरी रही है दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीमेंट की, अप्रीसिएशन की। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए या फिर हम बात करें बबल की, तो वो भी हमको पूरी दुनिया के अंदर एज सच जो मेजर सिटीज़ हैं उसके अंदर दुबई नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारा जूस बाकी है अप्रीसिएशन का। इस वजह से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अभी भी एक्सपोजर ले सकें दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट का। रीज़न बीइंग वो चाहते हैं कि जैसे जैसे दुबई ग्रो करता है उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करें। लेकिन एज आई सेड बिफोर के एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं जो अफोर्डेबिलिटी चाह रहे होते हैं। इस वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप एज लो एज 2000 दिरहम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपोजर ले सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जब आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर बाय करेंगे तो आपको एक रेंटल रिटर्न भी मिलेगा, महीने के महीने रेंटल रिटर्न मिलेगा। प्लस ये कि जब एग्जिट होगा, प्रॉपर्टी सेल ऑफ होगी, तो आपको उसके अंदर जो भी अप्रिसिएशन है उसका आपको पार्ट मिलेगा। आज जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो है प्रिपको ब्लॉक। प्रिपको ब्लॉक को बैकिंग है दमाग की। दमाग प्रॉपर्टीज़ को कौन नहीं जानता, उनकी बैकिंग है। आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ इनके पोर्टल पर नज़र आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें, शरिया कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, तो आपको मेरा रेफरल कोड नीचे मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसको यूज़ करते हुए अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। आई विश यू द वेरी बेस्ट इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा तो फ्री जोन के अंदर किस तरह से अगर हम फ्री जोन की बात करें आप ये सवाल यूं पूछ लें कि जी अक्सर ये लोग कह रहे हैं कि जो फ्री जोन में है उन्हें टैक्स नहीं देना होगा, तो इज इट लाइक दैट? फिर मैं उसमें पूरा नहीं, खोल उस पे के ही बता मैंने दूं। पूछा था ना इससे पहले कि वो कि उसके अंदर इन एनी केस तो आपको कंपनी तो फॉर्म करके वो देना ही देना है, मतलब नहीं टैक्स नहीं क्या नहीं वो नहीं, रजिस्टर तो करना है। रजिस्टर करना तो चले हो गया, अच्छा बट वो जो फ्री टैक्स भी जोन पे करना है, इनकम अर्न ओके। करेगा, हाँ, हाँ क्योंकि वो ओके ऑलरेडी ओके टैक्स हॉलिडे था, ये वो तो क्या है ठीक है उसमें। सही है।
अच्छा, एक जो मिसकॉन्सेप्ट है, चलें रजिस्टर तो आपने कर लिया ना, रजिस्टर कॉर्पोरेट टैक्स के लिए कर लिया, लेकिन आपको फ्री ज़ोन के लिए टैक्स भी पे करना पड़ेगा और उसकी क्या स्लैब्स हैं? ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग। और इसमें थोड़ा सा मिसकन्फ्यूजन, जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसका सिर्फ लोगों की गलती नहीं है। थोड़ा सा इसमें हिस्टोरिकली हुआ ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब 2022 में पब्लिक कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट आया था, तो उसमें लिखा था कि फ्री जोन अगर अपनी मेजोरिटी एक्टिविटी फ्री जोन में करेगा तो उसको टैक्स नहीं देना। हुँ। अगर वो मेन लैंड से डील करेगा तो उसको उस एक्टिविटी पे टैक्स उस देना होगा। एक्टिविटी अगर पे वो टैक्स देना सर्टेन होगा। परसेंट से बढ़ गया तो देन फिर पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो हुँ, तब तक बात यहाँ तक थी, रजिस्टर फिर भी करना था बट 0% पे टैक्सेबल। अच्छा, जब एक्चुअल लॉ आया और फिर बाद में उसकी फर्दर क्लैरिटी आई, तो नाउ एज वी स्टैंड जो लॉ, क्योंकि पब्लिक कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट, वो दैट्स नॉट अ लॉ। जो हुँ, लॉ आया उसमें ये था, तो दैट्स व्हाई लोगों में कंफ्यूजन भी है। तो लॉ ये कहता है कि अब फ्री जोन कंपनी, अगर तो वो क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन है, नंबर वन, क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन की अपनी कंडीशंस है। ठीक है, हुँ, अगर वो क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन है, वो क्वालिफाइड फ्री जोन एक्टिविटी, वो क्वालिफाइड फ्री जोन कस्टमर से डील कर रही है, उसकी क्वालिफाइड, ये क्वालिफाइड कस्टमर से डील कर रही है, और उसकी एक्टिविटी अगर क्वालिफाइड एक्टिविटी है, तो तीन क्राइटेरिया हो गया, खुद का क्राइटेरिया, कस्टमर का क्राइटेरिया, और आपकी एक्टिविटी। तो ये तीनों चीजें जब आपकी उनके क्राइटेरिया पे मीट करेंगी, जिस क्वालिफाइड का नाम दिया गया है, then your that set of income is not subject to corporate tax or is subject to 0% corporate tax। हुँ, बट वो इतना स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि वेरी फ्यू कंपनीज इन वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज एंड एक्टिविटीज विल बी पार्ट ऑफ इट। क्योंकि आप उसको अगर देखेंगे तो पहले तो खुद क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन होना, तो ठीक है, फ्री जोन में आप एग्जिस्ट करते हैं वो सही है। दूसरा फिर उसमें यह है कि आपका सब्सटेंशियली आपका एक्टिविटी वहां से हो रही हो। फिर तीसरा थ्रेशोल्ड ये भी है कि आपका कितने परसेंट ऑफ रेवेन्यू है जो कि उन एक्टिविटीज से आ रहा है जो फ्री जोन की है, या परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो फ्री जोन में वहां से आ रहा है, वर्सेज योर अदर एक्टिविटी इन मेनलैंड। वो सब आपने कर लिया, क्वालिफाइड कस्टमर भी हो गया, क्वालिफाइड कस्टमर मेनलैंड का नहीं, ये वो तमाम चीजें हो गई। ठीक है। अच्छा, ये सब तो फिर भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये जो क्वालिफाइड एक्टिविटीज की लिस्ट है ना, उसमें आई थिंक 10 से 15 के बीच में होगी, या मे बी 20 होंगी एक्टिविटीज। बट वो इंश्योरेंस और ये वो इस टाइप की एक्टिविटीज है। सो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो कि मेनलैंड में भी, फ्री जोन में भी हैं, दे विल हैव टू पे टैक्स ऑन देयर एक्टिविटी। स्पेशली जो सर्विस बिजनेसेस हैं और जो ये सोच के बैठेंगे जी हमें नहीं देना होगा, वो ऐसा नहीं है, उन्हें देना होगा। कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन वालों को मे बी कोई रिलैक्सेशन हो, डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर दे आर सर्विंग एंड what portion of their activity goes through there. But more often than not, a significant portion of free zone companies will be subject to corporate tax। और इसमें एक इंटरेस्टिंग ये भी, एक मेरे पास कस्टमर आया था कि जी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो जैसे वो जो लिस्ट है ना, उसमें एक क्राइटेरिया आईपी का भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। हुँ, तो जी कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ, तो वो तो बड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो उस पर तो फिर नहीं होना चाहिए। हुँ। तो माय सजेशन इज डू नॉट जस्ट अज्यूम। आपकी डेफिनेशन जरूरी नहीं है एफटीए की डेफिनेशन से मीट करे फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एनी ऑफ दोज एक्टिविटीज। सो डू नॉट गो फॉर एग्रेसिव assumptions। एट द डे टैक्स अथॉरिटी विल प्रिवेल, जो वो कहेगी वो फाइनल वर्ड होगा। तो इफ यू आर इन डाउट, you should contact professionals, either accountants or lawyers, depending on किस type का doubt है। And if you want to be further sure, there is a way to get a clarification from FTA specific to your question, बट उसके पैसे लगते हैं, वो फ्री नहीं होती है। एफटीए उसकी फीस चार्ज करता है, आई थिंक 10,000 दिरहम या ऐसे कुछ करता है। तो अच्छा। अच्छे खासे पैसे लेता है। और हुँ, ये यहाँ पे भी, कनाडा में भी होता है, there's a thing called प्राइवेट लेटर रूलिंग और इस टाइप की चीजें जो कि ली जाती हैं, उसके पैसे होते हैं, ताकि हर एक आके अपने सवालात पूछना शुरू ना कर दे, हेल्प डेस्क ना बच जाए वो। तो हुँ, होता है। तो अगर आप कोई ऐसी एग्रेसिव एजम्पशन पे जा रहे हैं कि यार मेरी तो एक्टिविटी इस कैटेगरी में आती है, और अगर वो क्लियर कट नहीं है, बेटर टू हुँ। टेक अ either a professional advisory or check from the FTA before you assume that and think कि जी मेरा कोई भी इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, जब आप कंपनी फ़ॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपको वैट तो हर सूरत में देना होता है ना? आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वैट तो आपको हर सूरत में पे करना है, यानी कि आप कलेक्ट करेंगे एंड देन यू विल पे टू द हाँ, गवर्नमेंट। लेकिन ये कॉर्पोरेट टैक्स का स्लैब है, तो दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल। अच्छा, हुँ, ये बड़ी कंफ्यूजन आती है, हमारे पास क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं उससे पूछा आप रजिस्टर हो गए कॉर्पोरेट टैक्स के लिए, वो कहते हैं कि नहीं वो मेरा तो अभी 375 तक पहुंचा ही नहीं है। तो वो एक नंबर होता है उनके जहन में 375, क्योंकि जब से वैट आया था तब से लोगों के जहन में था कि 375 पे सेल पहुंचेगी तो यू मस्ट रजिस्टर।
राइट? तो वो सोच रहे हैं अच्छा, फिर जब कॉर्पोरेट टैक्स आया तो इन्होंने नंबर वो यूज किया बट फॉर द प्रॉफिट, तो लोगों को कंफ्यूजन हो गई, वो सोच रहे हैं कि 375 वही वाला है। तो वैट वैट होगा तो सीटी होगा, सीटी होगा तो वैट होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दो अलग चीजें हैं। वैट का क्राइटेरिया है 375,000 दिरहम्स की सेल्स। इफ यू क्रॉस दैट यू मस्ट रजिस्टर। 187,500 is the optional threshold. If you cross 180,75, you can register, but it is your choice. But if you cross 375,000 of sales dirham, you must register. ये वैट है, ठीक है। ये तो क्राइटेरिया की बात हो गई, और कॉर्पोरेट टैक्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, यू हैव टू रजिस्टर विद सम एक्सेप्शंस, नेचुरल पर्सन, पब्लिक बेनिफिट एंटिटी, वो सब अपनी जगह, बट मोस्टली बिजनेसेस यू हैव टू रजिस्टर। अच्छा, ये तो क्राइटेरिया हो गया। दोनों के ट्रीटमेंट में भी बहुत बड़ा फर्क है। वैट इज पेड ऑन सेल्स, कॉर्पोरेट टैक्स इज पेड ऑन प्रॉफिट, ठीक है। अकाउंटिंग में भी फर्क है। वैट, अच्छा कॉर्पोरेट टैक्स तो सिंपल है ना, जब आपके पास इनकम आती है, अब आप कुछ बेचते हैं, इनकम रिकॉर्ड करते हैं, आपके एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, आपका प्रॉफिट आता है, उस पर आप टैक्स दे देते हैं, ठीक है। वो कॉर्पोरेट टैक्स है। वैट इस तरह से है कि लेट सपोज मेरी जूतों की दुकान है, मैं 100 रुपए के जूते बेच रहा हूँ, 100 दिरहम के, 13 दिरहम उस पे जो है वो 13 दिरहम मेरा, सॉरी कैनेडा आ गया था, 13%, 5% जो है उस पे वैट है, ठीक है। तो वो 105 के मैंने वो बेच दिए, 105 के। वो मैंने लेट्स सपोज खरीदे थे 60 के, 60 के खरीदे थे, तो उसमें मैंने वैट दिया था 3 दिरहम का, तो 63 के। सो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जब मैं खरीदता हूँ तो मेरी इन्वेंट्री, या जब मैं बेच देता हूँ तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60 दिरहम। 3 दिरहम कभी उस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, 3 दिरहम गोज इनटू अ लायबिलिटी अकाउंट जो मुझे सरकार को देनी है, ठीक है। -3 क्योंकि मैंने पे किया है। अच्छा, जब मैंने बेचा वो जो शूज, तो 100 दिरहम मेरे पास आए, 105 दिरहम आए, तो 100 दिरहम इज इनकम, 5 दिरहम गोज टू द सेम लायबिलिटी अकाउंट जो मुझे सरकार को देने हैं। तो 5 देने थे, जिसमें से -3 मैं पहले ही दे के बैठा हूं, मतलब 3 दिरहम मैंने अपने वेंडर को ऑलरेडी दे दिए थे, तो नेट मेरे पास रहेगा 2 दिरहम जो मैं दूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कलेक्शन ऑफ वेट माइनस व्हाट वेट यू पेड, जो बच गया वो आपको सरकार को देना है। प्रॉफिट से ताल्लुक नहीं है, किसी और चीज से ताल्लुक नहीं, ठीक है। आपकी अकाउंटिंग में स्टिल आपने 100 दिरहम की सेल की है, और 60 दिरहम का आपका जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, और अज्यूमिंग अगर ये आपका ओनली एक्सपेंस है, तो 40 दिरहम आपकी जो है वो प्रॉफिट है, उस पर आप जो भी टैक्स बनेगा वो दे देंगे। वो कॉर्पोरेट टैक्स है, या वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है। तो ये तो अलग चीज है। वैट इज गवर्नमेंट का पैसा जो आपने उनके ब्याह पे सिर्फ कलेक्ट किया था, यू वर जस्ट अ इंटरमीडियरी जिसने कलेक्ट किया था, दैट डजंट बिलोंग टू यू। तो अक्सर जो होता है कि जी 5% मेरा, मैं 9% ये दूंगा, 5% ये दूंगा, 14% जा रहा है, वो आपने, आपका था ही नहीं पैसा इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। वो 100 आपकी कॉस्ट, आपकी प्राइस थी, और 5 आपने एक्स्ट्रा दिया था जो गवर्नमेंट को दे दिया। अब फ्रॉम बिजनेस कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपने बोला कि जी मैं 100 में इंक्लूसिव ऑफ वैट बेचूंगा, दैट इज योर बिजनेस डिसीजन, बट दिस इज हाउ इट इज देयर, नॉट जस्ट इन यूएई, एवरीवेयर। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वो एक लाइबिलिटी है जो आपको पे करनी है, इनकम टैक्स इज ऑन योर नेट। अच्छा, इसमें अगर किसी की सेल हुई हो 150,000 दिरहम्स, तो वो उस थ्रेशोल्ड पे तो पहुंचा नहीं है कि अभी उसको वैट के लिए रजिस्टर करना हो, राइट? तो वो कलेक्ट करेगा वैट और फिर पे करेगा? नहीं करेगा, नहीं, कलेक्ट भी नहीं, नहीं नहीं, करेगा वो। वो कलेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो उसने पे किया है वो अब उसके एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। तो यूजिंग द सेम एग्जांपल, वो जूता 100 दिरहम का बेचेगा, तो हम्म 100 उसकी ही सेल्स है, लेकिन उसका अब एक्सपेंस 63 है, हम्म तो उसका प्रॉफिट रह गया 37, हम्म और उस पे वो कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगा। तो विच मीन्स के उसको वो बेनिफिट उतना तो नहीं मिला कि पूरे 3 दिरहम का उसको ऑफसेट मिल गया, बट उसका टैक्स थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि उसका एक्सपेंस बढ़ गया। तो जब तक अच्छा। आप नहीं कर सकते, वो आपके एक्सपेंस का पार्ट है जो लग रहा है। जब आप कर सकते, बेसिकली गवर्नमेंट ने आपको एक इंसेंटिव दिया है कि आप हमारे ब्याह पे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कि जी कलेक्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं, तो वी गिव यू दिस इंसेंटिव कि जो आपको, आपने पे किया था वो आप हमें दे दें। ले गवर्नमेंट ने लेना है, क्योंकि जिसने वो 3 किया था वो 3 दे देगा अपना। हम्म आपने जैसे जूता खरीदा था 60 का और 3 दिया था, वो भी तो अपना वेट फाइल करेगा। हम्म तो गवर्नमेंट ने तो वो 3 भी ले लेना है, हम्म, लेकिन आपको एक एडवांटेज मिल गया कि मुझे वो पूरा नेट नहीं दे, मुझे पूरा नहीं देना, मुझे सिर्फ नेट देना है। सही। अच्छा, ये सब कुछ तो कॉरपोरेशन के लेवल पे हो रहा है, लेकिन जो कॉमन पर्सन है वो अभी, जैसे लास्ट ईयर ओमान की न्यूज़ आई थी, अभी कोई न्यूज़ तो नहीं है कि पर्सनल इनकम टैक्स
आने वाला है यूएई में या ओवरऑल जीसीसी कंट्रीज में? क्योंकि सऊदी में तो ये वैट जो है वो 15% का है, 5% का भी नहीं है। तो वहाँ तो लोगों की चीखें निकल रही हैं। तो ऐसा कुछ सुना है, कुछ न्यूज़ है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन? ओमान इनसाइड तो बिल्कुल नहीं। आई हैव नोवेयर इनसाइड द इनर सर्कल्स। ओमान में आया था बट आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग। मैंने सुना था कि 2025 में आ रहा है, बट लेटली आई चेक तो उसमें कोई अपडेट फर्दर मुझे मिल नहीं रही। मोस्टली जो न्यूज आइटम है वो 2024 के हैं, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। यूएई में मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि जी आ जाएगा, आने वाला है। अगेन आई एम नॉट एन इनसाइडर, बट मेरा असेसमेंट ये है कि द रीजन यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स आया उसका ये था कि प्रॉब्ली इनके लिए मैटर नहीं करता कि वो आप रेवेन्यू क्या कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स से। व्हाट रियली मैटर्स इज के क्योंकि इट्स अ ह्यूज एक्सरसाइज फॉर गवर्नमेंट टैक्स लॉ को बनाना, पूरी मशीनरी डेवलप करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, पूरा डिपार्टमेंट बिठाना। थिंक ऑफ द एक्टिविटी दे आर डूइंग फॉर लास्ट 2-3 years टू हैव इट हैपन। yes they will collect the money, but it's too much of an activity. Purpose possibly ये था, besides byproduct could be this, but the purpose was to get compliant with OECD. OECD wants every country in the world, or at least जो उसके members हैं, कि fair taxation हो, especially for multinational entities. सही है ना, क्योंकि वो इसको मिसयूज करती हैं कि जहां पे कम टैक्स है उसने अपनी मेजर एक्टिविटी को वहां रखा, प्रॉफिट सारा वहां पे डाल दिया, और जहाँ पे टैक्स ज्यादा है वहां पे उन्होंने अपनी मिनिमम एक्टिविटी रखी। ठीक है, एंड इट इज सही। एन ओपन सीक्रेट, ऑल दीज बिग कंपनीज डू इट। सो इसको वो मिनिमाइज करना चाहती हैं। उसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ चीजें तो वो उस स्टेट में करते हैं जहां पे ये हो रहा है, बट दे ऑल्सो नीड अदर स्टेट्स टू कोऑपरेट के वहां पे कुछ तो हो। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन, प्लस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज अनदर रीजन। कंप्लायंस एंश्योर करना, कंप्लायंस को, क्योंकि पहले क्या था, बैंक लोन अप्लाई करना है, मैं कह लूं मेरी 3 मिलियन सेल है या 3 बिलियन सेल है, कैट्स पैसा अकाउंट में घूम रहा है, फिर वो एक मनी लॉन्ड्रिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट था कि अब अगर आपके 3 बिलियन अकाउंट से जा रहे हैं तो आपका टैक्स रिटर्न भी तो दिखाए ना कि 3 बिलियन की कभी सेल हुई थी। तो इट्स मोर, पैसे आ रहे हैं वो अपनी जगह, इट्स मोर फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। तो अगर मेरी एजम्पशन सही है, अगेन इट इज एन एजम्पशन, नोबडी टोल्ड मी, अगर मेरी एजम्पशन सही है तो ओईसीडी का वो सारा प्रेशर काफी हद तक जो है वो बिजनेसेस के हवाले से है। उनको पर्सनल से इतना फर्क नहीं पड़ता। पर्सनल में ऐसी गुंजाइश नहीं होती कि मैं ये ट्रांसफर प्राइसिंग कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। होती है बट नहीं होती। सो इफ दैट इज द केस, अगर कंप्लायंस टू ओईसीडी वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सो बेस्ड ऑन दैट आई डोंट सी के पर्सनल टैक्स पे कोई इतना पुश होगा। क्योंकि व्हेन यू कंपेयर ओमान, सऊदी अरब with UAE, diversification is much higher in UAE. इन टर्म्स ऑफ रिलायंस ऑन ऑयल और इन सब चीजों के मुकाबले में डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा है कंपेयर टू देयर साइज ऑफ इकोनॉमी। अगेन मेरे पास स्पेसिफिक नंबर्स नहीं है, बट जनरली व्हाट आई फील कि डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे काफी ज्यादा है। ओमान में अगर उन्होंने किया है तो इट इज मोर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग मोर मनी, कलेक्टिंग बिकॉज मोर मनी, यस। ऑयल रिजर्व यस। लिमिटेड है, ग्लोबली चेंज आ रहा है ऑयल का, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोग जा रहे हैं। they want to diversify, and also consider the fact कि ओमान में significant population ओमानीज की है जिनको गवर्नमेंट डिफरेंट एडवांटेजेस, बेनिफिट, सोशल बेनिफिट्स देती है, तो दे नीड दैट मनी। यहाँ पे भी देती है, बट दे आर वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन कम है, ओवरऑल परसेंटेज कम पॉपुलेशन, है। तो they need much lesser money to do that, plus they earn through so many different mediums. So possibly मुझे लगता है कि it's nowhere in the near picture, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे भी आती है। अगर हम बहुत ज्यादा मिसयूज करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स का, कि जबरदस्ती की वो 4 लाख की सैलरी अपा जी को दे रहे हैं, जो अब आ भी नहीं रहे, डिविडेंड दे दें आप, लेकिन आप सैलरी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक हद तक तो गवर्नमेंट देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो सिलेक्टिवली असेसमेंट कर सकती है ना, वो हर एक का तो ऑडिट करने नहीं बैठेगी। तो अगर एक हद तक तो दे कैन डू थ्रू ऑडिट, बट इफ दे फील के हर बंदा मिसयूज करने में लग गया, हम कितनों का ऑडिट करते फिरें, आइदर दे विल कम अप विद स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन कि आप अपने प्रॉफिट का एक्स परसेंटेज ही दे सकते हैं, व्हाटएवर कुछ भी कर ले, या दे विल हैव टू कम अप विद अ पर्सनल टैक्स टू जो वो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए। बट आई एम प्रिटी श्योर कि अगर वो आता है तो इन वजह से शायद आ जाए, बट आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन के लिए पर्सनल टैक्स पे इतना रिलाई करेगी। दैट इज देयर यूएसपी, राइट। बिजनेसेस है, लेकिन स्टिल जो आप उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको टैलेंट चाहिए जो कि आता है। ठीक है, हम जब इंडिया पाकिस्तान से आते हैं, मैं भी पाकिस्तान से जब आया तो माय प्राइमरी मोटिवेशन वाज पाकिस्तान में एक्स बन रहा है, यहाँ पे वाई बनेगा, एक्सचेंज रेट के साथ आई वुड मेक मोर मनी, बेटर लाइफ, एंड ये वो तमाम चीजें, तो आ गया। बट जो ह्यूमन रिसोर्स आप कनाडा से, यूएस से, यूके से लाते हैं,
उनकी मोटिवेशन टू अ लार्ज एक्सटेंट जो होती है वो आपकी टैक्स फ्री मनी होती है। आपने अगर 5-10% वहां भी लगाना शुरू कर दिया तो देन फिर वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, तो वो इनकी यूएसपी भी हम्म। खराब हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक कि दे वुड गो फॉर दैट वेरी सून अनलेस एनी ऑफ दीज फैक्टर्स चेंज। राइट, राइट। चले यार आमिर, ज़बरदस्त, इट वाज़ ऑल इंसाइटफुल जितना भी आपने कुछ एक्सप्लेन किया। डेफ़िनेटली मैं लोगों से बोलूँगा कि जितनी हमारी प्रीवियस पॉडकास्ट हैं, अगर वो कनाडा से या इसमें इंटरेस्टेड हैं क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन के अंदर या इस तरह की किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो पुरानी पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। एंड देन यू हैव द सर्विस एज़ वेल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में भी नज़र आ जाएगा। सो एनीवन कैन रीच आउट टू यू in case they need to file anything related to corporate tax or the Canadian immigration or Canadian taxation or whatever the case is. So towards the end, anything you want to say? जो लोग बिल्कुल यहाँ पर या आखिरी चीज कंपनी की मशहूरी के लिए, but not just for that, generally speaking, not just corporate tax, we also do bookkeeping, we also do company formation in UAE, and more important, KYC और AML की compliance और ये तमाम चीजें UAE में काफी वो हो गई है for certain sectors like real estate and jewelry and all that. So we have a broad range of services. That's the whole idea. कि we have a broad range of services in which we can help. So yeah, feel free to reach out. And last thing would be, आप मतलब हमारे पास आए या जहाँ भी जाए, important चीज ये है कि आपको stay compliant. Compliance is more important. Possibly you might not have to pay a single dirham of tax, but अगर आप compliant नहीं, you would end up paying that in the penalty. राइट। और अगर कोई हमारे चैनल के उससे जाता है रेफरेंस से, तो आप डिस्काउंट भी देते हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल। ज़बरदस्त सर्विस पे। चलें यार, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू। एंड Thank उसके you. बाद फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। Thank you. थैंक यू।